सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय का मुख्य कैंसर भारत देश में बहुत कॉमन लेडीज़ कैंसर में से एक है। ये कैंसर अमूमन हम लोगों को लास्ट स्टेज पे पता चलता है, पर सबसे अच्छी बात है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट किया जा सकता है। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ कि सर्वाइकल कैंसर कितना कॉमन है हमारे ओपीडी में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो स्त्रियों में खास बच्चेदानी के जो माउथ होता है, बच्चेदानी के मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसका कैंसर जब होता है तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। और जैसे आपने कहा कि कितना प्रिवेलेंट है हमारे देश में, तो ऐसा बोला जाता है कि 1.25 लाख महिलाओं को हर साल नए नए केसेस डायग्नोस हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 70,000 to 80,000 महिलाओं की इससे मृत्यु हो रही है, जिसको हम आसानी से एक वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ साल पहले तक हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन अभी वैक्सीन आ गई है। तो ये वैक्सीन प्राइमरी मोड ऑफ प्रिवेंशन है। ये वैक्सीन कब देते हैं, कैसे देते हैं, किनको देते हैं, कितना डोज में देते हैं, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सपना पैप्समियर वेप्समियर हम लोग सब अलग बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या सर्वाइकल कैंसर को हम लोग वैक्सीन टीका दे के प्रिवेंट कर सकते हैं? जी, तो सर्वाइकल कैंसर का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है, वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। और ये एक वायरस है और इसके अगेंस्ट अब हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। इसीलिए सरकार ने, WHO ने भी मुहिम चलाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा जाए। इंडिया में भी 90% अगर वैक्सीनेशन की रेट बढ़ाई जाए तो इसको हम कुछ सालों में इरेडिकेट ही कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन कि ये वैक्सीन किनको लगानी चाहिए, तो सबसे अर्लीस्ट ये वैक्सीन यंग एडोलेसेंट गर्ल्स में लगानी चाहिए। 9 साल से 14 साल के बीच में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और 9 साल के से 14 साल के रेंज में अगर हम ये वैक्सीन देते हैं तो इसके हमको सिर्फ 2 डोजेस देने रहते हैं। एक 0 डोज होता है और उसके 6 महीने के बाद इसका सेकेंड डोज होता है। लेकिन अगर कुछ लड़कियों ने या गर्ल्स ने अगर ये मिस कर दिया है डोज और उनकी 14 साल से एज ऊपर हो गई है, तब हम ये 3 डोज लगाते हैं, 0, 2 और 6। मतलब पहले 0 डोज लगाते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद सेकेंड डोज लगाते हैं और फिर 6 महीने के अंदर हम उसका थर्ड डोज लगाते हैं। मतलब आपने मेरे अगले 2-3 क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि लड़कियों को ये क्यों वैक्सीन लगानी चाहिए, इसका शेड्यूल क्या होता है, रिकमेंडेड डोज क्यों होता है। अच्छा, ये 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो क्यों होता है? उसका कुछ, अगर 6 के बदले 5 महीने पे लगवा लें या 7 महीने पे लगवाएं तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि 2 वैक्सीन के डोज के बीच में कुछ इंटरवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस इंटरवल में वैक्सीन अपना काम कर रही होती है, हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर रही होती है। इसलिए जो प्रॉपर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करा जाए, उसके लिए ये डोज इंटरवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा बोला जाता है कि कई बार कुछ लोगों ने एक लगाया और फिर अगला लेना भूल ही गए, लेकिन जब याद आए तभी सवेरा डोज लगवाना चाहिए। और जितना अर्ली एज में, कम उम्र में लगाया जाएगा, इसकी एफिकेसी उतनी ज़्यादा रहती है। मतलब ये उतना ज़्यादा प्रिवेंट कर पाएगा। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये वैक्सीन को आइडियली फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के पहले लगाना है तो बेस्ट है जी। अगर कोई 14-15 साल की एज तक हमारे पास कोई फीमेल नहीं आती है, 17 साल की उम्र में आती है, लेकिन वो सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं है, तो भी हम लोग उसको 3 डोज लगा सकते हैं। कभी कभी ओपीडी में हमारे पास 26-27 साल की फीमेल आती है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो अगर उसका फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन अगर उसका सेक्सुअल एक्सपोजर हो चुका है तो उसको क्या एडवाइस करेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है न्यूज़पेपर, सोशल हैंडल्स के थ्रू, तो कई बार फीमेल्स हमारे पास आ रही हैं और पूछ रही है कि अब हमको लगाना है, तो यस, वो लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या मैरिज के बाद या जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बेसिकली हम सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में वैक्सीनेशन की जो एफिकेसी है वो कम हो जाएगी थोड़ी। डोजेस उतने ही रहेंगे। 14 साल के बाद डोज फिक्स है, 0, 2 और 6, 3 डोज उनको लगाना है। वैक्सीन क्या कर रही है, बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, जो उनमें से जो 4 बेसिक जो टाइप्स होते हैं जो ऑन्कोजेनिक है, मतलब जो कैंसर सबसे ज़्यादा बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं, 6
11, 16 और 18 इसके अगेंस्ट मोस्ट कॉमनली जो हमारी क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है वो हमको इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। और अब रिसेंटली एक नई वैक्सीन भी मार्केट में आ रही है जो नोनावेलेंट वैक्सीन है। नोना मतलब 9 से ही समझ में आ रहा है कि उसमें 9 डिफरेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वो हमको इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करेगी। तो 25, 26, 27 साल की महिलाएं भी इसको वैक्सीनेशन ले सकती है, लेकिन अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उनको अपना पैप्समियर टेस्ट भी कराते रहना पड़ेगा। जैसे सपना ने बताया कि 4 स्ट्रेन्स होते हैं जो सर्वाइकल कैंसर करते हैं। जब भी कोई फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है और चूंकि ये एचपीवी वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है तो कोई ना कोई वायरस एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है, तो उस वायरस का एक्सपोजर उसको ऑलरेडी हो चुका होगा। अब चूंकि ये सब क्लिनिकल लेवल पे इनका इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक नहीं होता है, इसलिए बॉडी में रिसाइड करते हैं। एक अंदाजे के अनुसार 50 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया में एचपीवी से ग्रसित है। ये जो हमको वॉट्स होते हैं, मोल्स होते हैं, सब एचपीवी से होते हैं, वो अलग अलग वायरसेस के कारण होते हैं। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो में पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के पहले हम लोग लगाने का बोलते हैं। अभी कल ही मेरी ओपीडी में एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल आई, उसकी फैमिली कंप्लीट थी। उसने कहीं से सुना कि सर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाना है, तो मैं उसको क्या एडवाइस करूँगा? अभी अगला सवाल होता है कि क्या इसकी कट ऑफ एज है क्या? तो हम लोग 45 को कट ऑफ एज बोलते हैं और उसके बाद हम मोस्टली उनको वैक्सीन की जगह हम उनको पेप्समियर का एडवाइस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सवाल लेना चाहूँगी कि ये पेप्समियर क्या होता है। तो पेप्समियर एक ओपीडी प्रोसीजर, एक सिंपल सा टेस्ट होता है सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में, जिसमें बच्चेदानी के मुंह से पानी लेके स्लाइड पे उसको लगा के हम उसको लैब में भेजते हैं और सेल्स को स्टडी करते हैं। और ये सेल्स हमको बताते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है एक तरह का, और जिसमें हम एबनॉर्मल सेल्स हैं कि नहीं उसको पता करते हैं कि आगे भविष्य में उनको कोई कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने का खतरा कितना है, इसकी हमको वो जानकारी देते हैं। मतलब 40-45 साल वाली फीमेल में वैक्सीन लेने का वैसे कोई नुकसान तो नहीं होगा, पर हमारे हिसाब से जो एंटीसिपेटेड फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। उससे बेस्ट है कि आप पेप्समियर एवरी ईयरली करवाएं टिल एज ऑफ 65। अगर वो एबनॉर्मल है तो एवरी ईयरली करवाएं, अगर वो नॉर्मल है तो एवरी 3 ईयरली करवाएं। अच्छा ये बताओ, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सेफ़ है? क्योंकि जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तो सब लोग यही पूछते थे कि कुछ हो जाएगा। आर दे सेफ़? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन टोटली सेफ है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खतरा और घबराहट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले यही पूछते हैं क्या इससे हमारी बच्ची को जल्दी पीरियड आ जाएगा, क्या उससे कोई तकलीफ होगी, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ये पहले भी थी, ये पहले भी वैक्सीन अवेलेबल थी, बट वैक्सीन थोड़ी कॉस्टली है, इसकी जानकारी लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए लोग इसको लेना इतना सामने नहीं आते। बट ये टोटली सेफ़ है और इनको लेना चाहिए और अपनी यंग गर्ल्स को ज़रूर से वैक्सीनेट कराइए। अच्छा अभी जैसे जो 2-3 कंपनी के वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं, इंडियन मेड, फॉरेन मेड, सपोज़ किसी ने एक डोज़ एक वैक्सीन की ली और दूसरी डोज़ के टाइम पे वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या वो नहीं ले पाई, तो दूसरी वैक्सीन की डोज, दूसरी कंपनी की वैक्सीन की डोज ले सकती है? जी, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है। प्रिफरेबली हम सेम डोज और सेम कंपनी का ही एडवाइस करते हैं, लेकिन कोई ने अगर इंडिया में वैक्सीन ले लिया, बाद में वो कहीं बाहर, इंडिया के बाहर चले गए, तो उनको सेकेंड डोज लेना चाहिए। वहाँ पे जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो ले सकते हैं। ये बताओ, ये वैक्सीन को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? ऐसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं? जैसे सारी वैक्सीन के लिए हमको 2 to 8 डिग्री का कोल्ड चेन मेंटेन करना है, ऐसे इसके लिए भी करते हैं। अब यहाँ पे मैं दर्शकों के लिए थोड़ी एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगी। जैसे हमने ये 45 की एज का जो कट ऑफ बताया है, तो कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं हैं जिनको कैंसर है या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या जिनको कोई HIV एड्स की बीमारी है, तो उनमें हम एल्डर एज में भी वैक्सीनेशन देते हैं। लाइक 45 के आसपास भी हम उनको देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनको दूसरे इन्फेक्शन से बचाता है। अगेन HPV वायरस पर से न केवल औरतों को बल्कि आदमियों को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर फीमेल्स में HPV वैक्सीन दिया हुआ है तो उनको वो उस वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगी, उनकी एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो वायरस को वो बॉडी फाइट कर पाएगी, तो उनके जो मेल पार्टनर्स भी उस तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ऐसा बोला जाता है, अभी इंडिया में इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है, अभी कोई इतनी स्टडीज़ नहीं है, बट बॉयज़ भी ये वैक्सीनेशन उस एज कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि ये न केवल सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट कर रहा है, जैसे आपने अभी बताया है कि वॉर्ड्स हैं, ओरल जो कैंसर्स होते हैं या एनोजेनाइटल जो कैंसर्स होते हैं, पिनाइल कैंसर से, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन की भूमिका निभाते हैं। अच्छा अभी पिछले हफ्ते मेरे पास एक कॉलेज की लड़की आई थी, 22-23 साल की, उसकी नेक्स्ट ईयर मैरिज होने वाली थी।
तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट होने के कितने दिन के बाद हम लोग उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने का एडवाइस कर सकते हैं? कितने दिन के बाद तुरंत कर सकते हैं वो लोग? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बाद 3 महीने के बाद वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। और सपोज उन्होंने फर्स्ट डोज लिया है और उसके बाद वो अगर कंसीव हो गई हैं तो प्रेगनेंसी में हम उनको एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन डिलीवरी के बाद हम उनको एडवाइस करेंगे कि वो अपना सेकेंड डोज ले लें। और सेकेंड डोज जब वो लेंगे तो वो न्यूबॉर्न को भी ब्रेस्ट फीडिंग से प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, क्या कोई ऐसे केसेस हैं कि जिनमें हम लोग ये एचपीवी वैक्सीन नहीं देते हैं? किसी को ऑलरेडी अगर एचपीवी वायरस है एक्टिव, तो क्या हम लोग उसको एचपीवी वैक्सीन देंगे? एक्चुअली अभी हमने जब पेप्समियर की बात करी तो आजकल एक नया किट भी अवेलेबल है जिसमें पेप्समियर के साथ एचपीवी टेस्टिंग भी हो रहा है। तो ये पेप्समियर के कॉम्बिनेशन में आता है, लेकिन जैसे बात होती है कि सबकी धीरे धीरे कॉस्ट थोड़ी बढ़ती जाती है, तो मार्केट में इतना ज़्यादा इसका अवेयरनेस नहीं है। तो अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बॉडी में हम सबको एचपीवी टेस्ट कभी ना कभी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है और उसको क्लियर आउट कर देती है। इसलिए क्या है, फॉलो पेप्समियर्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कौन से टाइप के स्ट्रेन्स पॉजिटिव आए वो थोड़ा आपको स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रिपोर्ट्स में उनको डिस्कस करना पड़ेगा। किसी ने एचपीवी वैक्सीन ले ली है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो जो हमारे रूटीन गाइडलाइंस हैं कि 40 के बाद आपको 30 के बाद पेप्समियर एवरी ईयरली करवाना चाहिए, तो क्या उसको फिर भी करवाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स वैक्सीन हमारा एक प्रोटेक्शन है और ख़ास तौर से ये हमको एचपीवी वायरस के अगेंस्ट ऑन्कोजेनिक वायरस जो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर की स्ट्रेन्स हैं जो सबसे ज़्यादा कैंसर क्रिएट करती है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन जो पेप्समियर है, पेप्समियर टेस्ट क्या होता है, हम यहाँ पे हम सेल्स साइटोलॉजी कर रहे हैं, हम सेल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो वो तो एज पर द प्रोटोकॉल कंपलसरी है। नॉर्मल पेप्समियर करा रहे हैं तो एवरी 3 ईयर्स है, और अगर एचपीवी को टेस्टिंग करा रहे हैं और उसमें अगर एचपीवी टेस्ट नेगेटिव है तो एवरी 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये आपको रेगुलर अप टू 65 years रेगुलर करवाना ही चाहिए। अभी कोरोना में ऐसा बहुत प्रचलन चला था कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली, अगर उनको बाद में इन्फेक्शन हो जाता था तो लोग बोलते थे कि देखो ये वैक्सीन काम नहीं करी। तो क्या ये एचपीवी वैक्सीन भविष्य में फीमेल को एचपीवी इन्फेक्शन से बचाएगी या एचपीवी के कारण होने वाले वीपीडी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बचाएगी? एचपीवी इन्फेक्शन जैसे अगर उनको वैक्सीन लगी और वो वैक्सीनेटेड है तो उनकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ हैं, तो अगर उनको फिर से कोई सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, बिकॉज ये इंटीमेसी से होता है बेसिकली, और नॉट ओनली इट इज़ द सेक्सुअल कांटेक्ट बट कोई भी क्लोज इंटीमेसी है तो उससे भी ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इसीलिए एंटीबॉडीज़ अगर आपकी बॉडी में है तो जो दूसरे टाइप्स के जो बॉडी से जो एचपीवी वायरस इतने सारे हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन पेप्समियर हम जैसे बोल रहे हैं कि वो तो रेगुलर हमको कराना ही है, हमको स्क्रीन करने के लिए, और किसी का अगर एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हमको एक सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कोल्पोस्कोपी। मतलब डिपेंड करता है कि वो पेशेंट ने वैक्सीन अपने सेक्सुअल लाइफ के कौन से स्टेज पे ली। अगर वो बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट लिया है तो ऑलमोस्ट 97 to 98% प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपोजर है तो हम लोग ये मानते हैं कि उसको एचपीवी इन्फेक्शन ऑलरेडी होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चारों स्ट्रेन्स का होगा, शायद एक का होगा, शायद 2 का होगा। अगर उसको पहले से इन्फेक्शन था और उसके बाद उसने वैक्सीन ली तो बाकी के 2 या 3 स्ट्रेन से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, पर भविष्य में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम लोग रेगुलर पेप्समियर करने का सलाह देते हैं। कितनी इफेक्टिव है ये वैक्सीन? कितना परसेंटेज केस में सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करती है? अभी आपने उसका जवाब दिया ही है कि कितना अर्ली आपका वैक्सीनेशन हुआ है। अगर 9 to 14 ईयर्स के एज में अगर ये वैक्सीनेशन होता है तो मोर देन 90% इसकी एफिकेसी है, मतलब इसका ओवरऑल जो प्रोटेक्शन रेट है काफ़ी हाई है। लेकिन अगर लेट वैक्सीनेशन होता है तो वो कम होता जाता है। जैसे हम कोरोना में बूस्टर डोज दिया था, क्या सर्वाइकल कैंसर में भी वैक्सीन के में भी बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है? अदर शब्दों में बात करूं तो कितना लंबा प्रोटेक्शन मिलता है? 2 डोज ले लिया तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल जाएगा क्या? देखिए, ये आपने थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है और इसमें काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है। इसका कोई 100% जवाब नहीं है, लेकिन जैसे WHO की मुहिम चल रही है कि 90% हमको वैक्सीनेशन रेट बढ़ाना है ताकि हम भविष्य में आने वाले सालों में सर्वाइकल कैंसर को इरेडिकेट कर पाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे वैक्सीन 70%, 80% या 90% डिपेंडिंग ऑन द एज, आपने किस एज और कितने सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के पहले या बाद में लिया है, आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगी। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ करोड़ों लोग हैं जिनको वैक्सीन की डोज चाहिए,
होपफुली बहुत जल्दी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एपीआई प्रोग्राम में बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आ जाएगा और वो वैक्सीन ना केवल लड़कियों को, उसके बाद वो एज के लड़कों को भी लगेगी, ताकि फ्यूचर में 2030-2040 तक WHO का ये प्रोग्राम है कि CA सर्विक्स कैंसर सर्विस को इरेडिकेट करना है। मोस्टली ये वैक्सीन की प्रोटेक्शन जो होती है 20 से 25 साल तक रहती है और होपफुली उसके बाद तब तक सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो वैक्सीन्स का होने के बूस्टर डोज की लगभग ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन सेशन का मैं आखिरी क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि ये बताओ कि ये वैक्सीन लेने से कुछ रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कई बार जैसे इससे रेयरली, बहुत रेयर है, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं। इसलिए जब आप अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर ये वैक्सीन ले रहे हैं तो हम लोग पहले से काउंसिल करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा टाइम लेके आइए। वैक्सीन देने के बाद भी हम लोग वहाँ पे पेशेंट्स को थोड़ी देर बिठाते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनसे पूछते हैं कोई तकलीफ है। और ख़ास तौर से जब यंगर एज में कोई सुई देख के बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं तो उनको कभी कभी ये वेसोवेगल चक्कर से आते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा नाश्ता करके आइए, हमारे यहाँ रखते हैं, हम उनको आधा घंटे ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। और एक नॉर्मल वैक्सीन का बेसिकली जो थोड़ा सा सुई लगा है तो थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट एक आध दिन 24 आवर्स रहता है, अदरवाइज मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस लास्ट में आप ये कैरी होम मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के लिए आप समराइज कर दो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से प्रिवेंट करती है, क्योंकि इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि ये वायरस से हो रहा है और ये वैक्सीन हमको उससे प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, फीमेल्स में, महिलाओं में फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने मीडिया के इस माध्यम से जागरूकता क्रिएट करना चाहते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई वैक्सीन अवेलेबल है। मेरे ओपीडी में, हमारे ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है और उनकी यंग डॉटर्स है तो हम उनको पैम्फलेट्स दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ऐसी वैक्सीन अवेलेबल है। कोई भी फीमेल जो 30 साल से ऊपर है, 35 to 45 या 30 से 40 की उम्र में कम से कम एक बार उनका पैप स्मीयर होना कंपलसरी है, क्योंकि ये जो पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं ये अर्ली स्टेज पे सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सेल्स को स्टडी कर रहे हैं और अर्ली अगर कुछ एबनॉर्मल सेल्स है तो हमको अर्ली स्टेज पे पता पड़ सकता है। तो कैंसर सर्विक्स बहुत आराम से प्रिवेंटेबल और अर्ली हम इसको डायग्नोसिस इसका पॉसिबल है। इसलिए ज़रूरत है समाज में जागरूकता फैलाने की और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को वैक्सीनेट करने की। सबसे कम एज, जैसा सपना ने बोला, 9 साल की बच्चियों को हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। 45 के बाद हम लोग एडवाइस नहीं करते, पर प्रैक्टिकली 40 के बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। 27 to 40 तक हम लोग वैक्सीन देते हैं। किसी को ऑलरेडी HPV इन्फेक्शन है उसको भी वैक्सीन लगाना चाहिए और HPV वैक्सीन लग गई तो भी पेप स्मीयर रेगुलर कराना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।